गुड मॉर्निंग अगेन। पहले के पार्ट में आपने जाना कि संविधान क्या है और संविधान की परिभाषा क्या है, वो मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाई। अब हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो आप एक रेड बॉक्स में देख रहे होंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है लिखित एवं विस्तृत संविधान। दूसरी है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। तीसरी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। चौथा है समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। अगला है संघात्मक शासन प्रणाली। अगला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार एवं मूल्य कर्तव्य। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब आपको लग रहा होगा कि ये बड़े भारी भरकम से शब्द हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको अभी विस्तृत रूप से समस्त चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो पहले पॉइंट पर हम आते हैं, लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान है। ठीक है, जिस समय भारत का संविधान बनाया गया उस समय उसमें 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ और 22 भागों में उसे विभाजित किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ आज़ादी के इतने समय बाद फिर उसको कई चीज़ों को बदलने की, नए स्वरूप में लाने की, नए नियम कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो समय के साथ वो अनुच्छेदों में बढ़ोतरी की जाती रही। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 470 और 22 भाग बढ़कर हो गए हैं 24। अनुसूचियाँ 12 ही हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो किसका है? भारत का है, और लिखित रूप में है, मौखिक रूप में यहाँ कुछ भी नहीं है। अगला है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। तो कठोर क्या है और लचीला क्या है? किसी भी चीज़ को अगर आसानी से बदला जा सके तो हम उसे कहेंगे लचीली है, और अगर किसी चीज़ को बदलने में कठिनाई हो तो हम उसे कहेंगे कि कठोर है। तो भारत का संविधान जो है वो इन दोनों ही बातों का मिश्रण है। मतलब है यहाँ पे, जैसे किसी संविधान में अगर बदलाव की ज़रूरत होती है, संशोधन, बदलाव मतलब संशोधन, संशोधन की प्रक्रिया अगर आसान है तो हम उसे कह रहे हैं कि लचीला है। और कहीं कहीं भारत के संविधान में, ताकि नियमों कानूनों को, संविधान को आसानी से तोड़ा मरोड़ा ना जा सके, इसलिए कई जगह उसको कठोर किया गया है। तो भारत के संविधान में संशोधन या जो बदलाव की प्रक्रिया है उसके लिए 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पहला, जो साधारण बहुमत से बदलाव हो जाए कानून में। दूसरा, उसके लिए कुछ विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता हो। और तीसरा, विशिष्ट बहुमत के साथ साथ राज्यों के बहुमत का भी आधे से ज़्यादा राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता हो। आधे से ज़्यादा राज्य मतलब कि आपको पहली चीज़ कि लोकसभा, राज्यसभा और आधे से अधिक राज्य, वर्तमान में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों में से आधे से अधिक मतलब कम से कम आपको किसी भी कानून में बदलाव के लिए 16 राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो संविधान में अपनाई गई हैं संशोधन के लिए, और इसी के आधार पर इसे संज्ञा दी गई है कठोर और लचीलेपन की। तीसरा पॉइंट है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। इसका अर्थ है कि भारत अपनी आंतरिक शक्ति और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। इसके लिए कोई भी बाहरी देश हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, विदेश नीति। विदेश नीति से मतलब है हमें किन देशों के साथ मैत्रीपूर्वक संबंध रखने हैं, किन देशों के साथ आयात निर्यात करना है,
किन देशों के साथ सैन्य संबंध स्थापित करने हैं, ये निर्णय भारत का स्वयं का होगा। यहाँ किसी और देश का कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा और इसे कहते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। ठीक है, मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। देखिए, जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं थे। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है समाजवादी राज्य से अभिप्राय क्या है, आशय क्या है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी कि भारत में सभी लोग जो हैं वो समान होंगे, किसी के साथ किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर भारतीय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। अब संविधान में दूसरा वर्ड आता है समाजवादी के साथ साथ पंथ निरपेक्षता। तो संविधान में पंथ निरपेक्षता को आदर्श रखा गया है, यानी राज्य सभी पंथों से आशय है यहाँ धर्मों को भी हम ले सकते हैं। भारत सभी धर्मों और पंथों का सम्मान करेगा। धर्म या पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, समान अधिकार दिए जाएंगे और हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति और हर नागरिक को अपना विश्वास, धर्म और पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वो है समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से आशय है, फिर से आपको बताऊंगी कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी धर्मों को अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना आदि करने की धार्मिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट पर आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको आंशिक तौर पर बताऊंगी। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को, व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रणाली में एक कार्यपालिका होती है जिसकी वास्तविक शक्तियाँ, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होती हैं। इसमें एक राष्ट्रपति होता है जो कि नाम मात्र का शासक होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वास्तविक शासक और नाम मात्र का शासक दोनों में क्या अंतर है, ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति यहाँ नाम मात्र का शासक होता है। समस्त शक्तियाँ, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होती हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र पर आप अंडरलाइन करेंगे, नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का समूह। ठीक है, जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत का पालन करता है। लोकसभा में आगे हम ये भी पढ़ेंगे, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो संवैधानिक विशेषता है उसमें आपको फौरी तौर पर बता रही हूँ मैं कि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। समझ गए आप? लोकसभा क्या है, जहाँ सरकार जो बनती है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सांसद जो होते हैं जिनका चुनाव हम वोट डालकर करते हैं और उन्हीं में से जो पार्टी बहुमत में आती है वो सरकार का गठन करती है और उस पार्टी के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है और इन मंत्रियों के समूह को हम कहते हैं मंत्री परिषद। तो अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव का आशय यहाँ पर अगर सरकार बहुमत में नहीं है
और उसके खिलाफ वोट आते हैं, तो इसका मतलब है सरकार को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का, जनता ने जो प्रतिनिधि चुने हैं उनका समर्थन प्राप्त नहीं है और मंत्रिपरिषद को यहाँ त्यागपत्र देना होता है। नंबर 6 पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है। एक संसदीय शासन प्रणाली जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरी है संघात्मक शासन प्रणाली जिसके बारे में अब आपको मैं बता रही हूँ। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, मतलब जो 29 राज्य हैं उनका संघ है भारत। ठीक है, इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान में शासन की शक्तियों को एक पास एकत्रित या केंद्र में एकत्रित ना करके उनको राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के मध्य बांट दिया है। अगर हम इसे एक लाइन में परिभाषित करें संघात्मक शासन व्यवस्था को, तो इसकी परिभाषा होगी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे। राज्यों के पास अपने अलग अधिकार होंगे और केंद्र के पास अपने अलग अधिकार होंगे। केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और संविधान को कैसी स्थिति दी गई है? सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर क्या है? भारतीय संविधान है। न्यायालय को, अब संविधान के नियमों और कानूनों का उल्लंघन होता है तो यहाँ न्यायपालिका, न्यायालय को संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया है, यानी कि संविधान का रक्षक होगा न्यायालय। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का और केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद, संवैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो निर्णय का अधिकार किसके पास हो जाएगा? न्यायालय के पास हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो हमने अभी बताया आपको कि संविधान के नियमों और कानूनों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। कैसे? संविधान द्वारा हम भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है कि हमें कहीं भी अपनी बात रखने का अधिकार है, पूरे भारतवर्ष में कहीं घूमने फिरने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। तो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, और इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है, अर्थात न्यायपालिका के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ संविधान जो है वो न्यायपालिका को न्याय के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। इसे अंडरलाइन करिए कि यह शब्द क्या है। इसका अर्थ है कि संसद मतलब केंद्र सरकार में संसद और राज्य सरकार में विधानसभाएं या व्यवस्थापिकाएं जो नियम और कानून बनाती हैं, अगर वो आदेश और निर्देश सही नहीं है या संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे नियमों और कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। मतलब उसे सिरे से खत्म कर दिया जाएगा, भले ही उस नियम को संसद ने बनाया हो अथवा विधानमंडल या विधानसभा द्वारा बनाया गया।
इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं। जैसे कि जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करने का तरीका, उनको हटाए जाने का तरीका, उनकी कार्य अवधि और सेवा शर्तें क्या होंगी, है ना, ये सब बिल्कुल अलग तरीके से बनाए गए हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है भारत में, वो राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाकर की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को भी न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ ही न्यायाधीशों, जज, आपको सही शब्द लगेगा जज, उनके वेतन भत्ते या जो उनको सैलरी मिल रही है वो उनके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती है। एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए भारत सरकार ने कोई कार्य किया और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने उसको अवैध घोषित कर दिया कि ये ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी गुस्से में आ करके उनकी सैलरी काट दें, ठीक है ना, कि क्योंकि उन्होंने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में ये वर्णित है कि कार्यकाल के दौरान या सेवा काल के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जा सकती। ना ही न्यायाधीशों को या जजों को राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी हटा सकते हैं। इसके लिए एक पूरी जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आशय यह है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। अगला पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि संख्या में 6 हैं। एक समानता का अधिकार, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। हर व्यक्ति को वही मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे जो एक प्रधानमंत्री को है और एक आम व्यक्ति को है। किसी के मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो समानता का अधिकार, ठीक है, समानता मतलब नौकरियों में समानता रहेगी, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या किसी चपरासी का बेटा हो। किसी भी नौकरी में अगर जो भी सेवा शर्तें हैं वो एक चपरासी के बेटे के लिए भी वही होंगी और राष्ट्रपति के बेटे के लिए भी वही होंगी, मतलब समान अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, कि भारत का प्रत्येक नागरिक कैसा है, स्वतंत्र है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब अगर आपका किसी तरीके से शोषण किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं और वहां आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय मिलेगा। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने की, अपने ढंग से पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, भारत में हर एक व्यक्ति को शिक्षा और अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन वहन करने का और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से 6 मौलिक अधिकार हमें संविधान में मिले हैं। ये मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या है, न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य का आशय क्या है, इसे अंडरलाइन करिए। न्याय योग्य से आशय है यहाँ पर, अगर इनमें से हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो हम इसके लिए न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय द्वारा की जाएगी, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात और है कि अगर देश किसी संकट की स्थिति में है या आपातकालीन स्थिति में है, तो तत्काल प्रभाव से हमारे समस्त मौलिक अधिकारों को समाप्त माना जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपातकाल की स्थिति में भारत के प्रत्येक नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें समाप्त माना जाएगा। अब आती है बात मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों की, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन एक सीधी सी प्रक्रिया है कि अगर आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उन अधिकारों के साथ साथ आपको कुछ कर्तव्य भी निभाने होंगे। और इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर
भारत के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो कि भारत के नागरिकों के लिए निश्चित किए गए हैं, जो कि संख्या में है 11, है ना। रेड बॉक्स में आपको समस्त मूल कर्तव्य दिखाई दे रहे होंगे। मैं कुछ मोटे मोटे आपको बताती हूँ। नंबर 1, भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके संविधान का, उसके आदर्शों का, संस्थानों का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना होगा। ठीक है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी होगी और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। ठीक है। भारत की जो संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नष्ट करने से भी बचाना होगा। इस तरीके से कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में कुछ मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये राज्य के नीति निर्धारण करने वाले तत्व कहे जाते हैं। ये जो आधुनिक प्रजातंत्र है या जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम के लिए बनाए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। इन तत्वों के माध्यम से भारत में नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोक कल्याण मतलब भारत की जनता का अधिकतम कल्याण हो, भला हो, उसके लिए इन नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता हुई और इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मैंने आपको बताया था पूर्व में कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला पॉइंट है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका आशय क्या है? मताधिकार से आशय है कि आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। मत मतलब वोट। संविधान द्वारा भारत को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका आशय है कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक निश्चित आयु होने पर, निश्चित आयु मतलब यहाँ पर एक आयु भी निर्धारित की गई है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ण का हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, वो समान रूप से अपने वोट डालने की प्रक्रिया को अपना सकता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी धर्म, जाति विशेष किसी का भी हो, वो अपना वोट डाल सकता है और सरकार चुनने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अगला है इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अब ये इकहरी नागरिकता क्या है? भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। इसका आशय या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति वो केवल भारत का नागरिक होगा। ठीक है। एक होती है ड्वेल सिटीजनशिप और एक होती है सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे देश में क्या अपनाया गया है संविधान में? इकहरी नागरिकता। तो हम भारत के नागरिक हैं और केवल भारत के नागरिक हैं, चाहे हम भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, उसके बाद हम गुना शहर के वासी हैं, तो हमें क्या होना चाहिए कि पहले हम लिखेंगे गुना का नागरिक, फिर हम लिखेंगे मध्य प्रदेश का नागरिक और फिर हम लिखेंगे भारत का नागरिक। नहीं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता को अपनाया गया, जहां हम लिखेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? सिर्फ अपने देश के नागरिक हैं। ठीक है। भारत के सभी नागरिक देश में, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी घूम फिर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, किसी भी प्रदेश में नौकरी कर सकता है और जो उसके अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो किसी भी हिस्से में रहे। जैसे हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं
तो हम दिल्ली में जाकर भी काम कर सकते हैं, हम यूपी में जाकर भी काम कर सकते हैं, हम महाराष्ट्र में भी जाकर काम कर सकते हैं। तो इसका आशय ये नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में हमारे मौलिक अधिकार कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश में जाने पर वो समाप्त हो जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं होंगे कि यहाँ पर इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी देश प्रदेश आदि के। ठीक है, तो इसी के साथ एक चैप्टर समाप्त होता है और मैंने अभी आपको बताया है भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान क्या है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट।